हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसकी डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी विषय जो है हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ ही आप क्या कीजिए, कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एडमिशन लीजिए, आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। अनअकैडमी में देखिएगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसका डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी भी कोर्स में अपनी सुविधा अनुसार आप एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिएगा इसी प्रकार जीएस सब्सक्रिप्शन दो कोर्स पे अवेलेबल है, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। जैसे एक महीने की फीस जो 9,000 है, 12 महीने की फीस जो 49,500 रुपया है। मेरा कोड UGM0 का यूज करते हैं एडमिशन लेते समय, तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार देखते हैं आइकनिक कोर्स जो है वह 12 महीने से लेकर 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। 1 मंथ के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है 5,000 है, 12 महीने की फीस जो 27,500 रुपया है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा अनअकैडमी सबमिट 2.0 जो है, सबमिट टू ट्रांसफॉर्म योर सीएसई प्रिपरेशन। ठीक है, टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सर्विंग योर नेशन दिस ईयर। गेट स्टार्टेड ऑन सिविल सर्विस प्रिपरेशन विद अनअकैडमी सबमिट 2.0 और 2 days सबमिट क्यूरेटेड स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स और सक्सीड इन योर कंट्रीज मोस्ट कन्वर्टेड एग्जाम विद दिस फ्री टू अटेंड सबमिट January 31 2021। तो इसमें सब आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसको। ठीक है, स्पीकर्स जो हैं ये दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये स्पीकर्स जो है शेयर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा देखिएगा एक अन्य प्रकार का जो आपको हमेशा सूचना देते आ रहा हूँ कि February 7 2028 को जो है ये कॉन्टेस्ट का आयोजन जो अनअकैडमी के द्वारा किया जा रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप जल्द से जल्द इसमें इनरोल करवाइए। ठीक है, और कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। जो कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 60 मिनट, 60 क्वेश्चन, 30 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग, फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट। ठीक है, रैंक 1 से लेकर 3 तक 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक जो है 1,000 का अमेजन वाउचर मिल रहा है। ठीक है, तो आकर्षक प्राइस है, आप जरूर इसको कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। और आपको बार बार मैं सूचित कर रहा हूँ कि आइकनिक कोर्स का जो प्राइस जो है बढ़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आया हूँ मैं, बार बार स्टूडेंट्स के यहाँ मांगना था कि सर अब आधुनिक भारत के इतिहास आप पढ़ा रहे हैं और ये क्लास जो है आप मराठों के संदर्भ में लेकर आइएगा। तो इस आप लोगों के जो मैसेजेस के आधार पर मैंने जो आप लोगों के लिए क्लास जो है मराठा का उदय और विकास की हम को लेकर आया हूँ। और ये आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में हम देखते हैं क्लियर चीजें। तो यहाँ इस क्लास के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा पहला जो हम पार्ट होगा हमारा शिवाजी एवं मराठा राज्य पर होगा। ठीक है, कैसे शिवाजी ने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, शिवाजी के बाद मराठा उत्थान। ठीक है, और पतन, मतलब यहाँ हम जाएंगे शिवाजी के बाद जो मराठा है, और जाएंगे हम पानीपत का जो है तृतीय जो युद्ध हुआ उसके 1761 तक का, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। फिर पानीपत के बाद मराठे जो अपना तीसरा सेक्शन होगा। मराठे आफ्टर पानीपत के बाद क्या पढ़ेंगे हम, मराठा जो है, मराठे पानीपत के बाद मराठे। ठीक है, इस संदर्भ में हम क्लास करेंगे। या पानीपत के बाद से जो मराठा जो है 1818 तक का इतिहास इनके। ठीक है, तो पहला फेज होगा शिवाजी के संदर्भ में होगा, शिवाजी ने कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना की, शिवाजी के राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है, शिवाजी के जो अष्टप्रधान है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम शिवाजी के बाद जो मराठा एम्परर है, शिवाजी के पुत्र संभाजी भोसले से लेकर चलेंगे कब तक, पानीपत की तृतीय युद्ध तक लेकर चलेंगे। फिर वहां से तीसरा जो फेज होगा वह आफ्टर पानीपत मराठे, यहाँ 1761
से लेकर 1818 तक। और इस 1818 में 1718 में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1718 में जो है अंग्रेजों का जो है मराठों के साथ जो है अंग्रेज और मराठे के साथ जो है तीसरा युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति हमेशा के लिए क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और वो अंग्रेजों के अधीन का स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस संदर्भ में देखिएगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस है। यह क्लासेस जो है इंफॉर्मेटिव क्लासेस है फॉर यूपीएससी एंड पीएससी एस्पिरेंट जो इस साल 2021 और 2022 का जो है प्री का एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर चीजें, 2021 का जो प्री का एग्जाम दे रहे हैं वो तो जरूर इस क्लास को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं शिवाजी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिएगा शिवाजी के संदर्भ में तो हम देखते हैं शिवाजी। देखिएगा, अब हम मराठा राज्य की बात करते हैं तो मराठा राज्य जो है मुगल के समय, खासकर औरंगजेब के समय जो है वह बहुत शक्तिशाली शिवाजी इसको स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और जैसे हम मध्यकाल के संदर्भ में हमने विजयनगर साम्राज्य की बात की, तो वैसे ही औरंगजेब के समय या मुगल काल में हम मराठा राज्य की बात करते हैं, जिसने दक्षिण में क्या किया, चारों तरफ जो है मुस्लिम शक्तियों के बीच में उसका किया, एक हिंदू राष्ट्र को इसने स्थापना किया है। ठीक है, तो उस संदर्भ में पढ़ते हैं मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष और मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का क्या है, बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने शाहजी भोसले द्वारा आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाया और दक्षिणी रियासतों और मुगल से संघर्ष कर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की क्या की, इन्होंने स्थापना की। ठीक है, शिवाजी भारतीय इतिहास में एक वीर योद्धा, विजेता और कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, इतिहासकार सरदेसाई ने कहा है, शिवाजी का व्यक्तित्व अपने युग में ही नहीं बल्कि संपूर्ण आधुनिक युग में भी असाधारण है और अंधकार के युग में वह एक ऐसे नक्षत्र के रूप में चमकते हैं जो अपने समय से बहुत आगे था। क्लियर चीजें ये, तो शिवाजी के बारे में जो है इतिहासकार सरदेसाई के एक वक्तव्य है, सुनिएगा, इससे शिवाजी के इम्पोर्टेंस की पता चलती है। ठीक है, शिवाजी का अगर अर्ली लाइफ हम देखेंगे, जो प्रीलिम्स के कभी कभी स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन आ जाता है, तो शिवाजी का जन्म जो है शाहजी भोसले के घर में हुआ था। मतलब उसके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले था, और उनकी माता का नाम जो है जीजाबाई था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिवनेर, पूना के सिवनेर में हुआ था। ठीक है, इतिहासकार, अधिकांश इतिहासकार इनके जन्म की तिथि जो है 1727 को बताते हैं। ठीक है, क्लियर चीजें। और देखिएगा, शाह जी जो है एक सैनिक के रूप में उनके पिता को हम देखते हैं अपना जीवन प्रारंभ किया था, परंतु अपनी योग्यता के बल पर लगातार प्रगति करते चले जा रहे हैं और एक जागीरदार बन जाते हैं। अहमदनगर और बीजापुर राज्यों में उनका प्रभाव जो है बहुत अधिक बढ़ गया था। ठीक है, पूना की जागीर पहले उन्हें शाहजहां से प्राप्त हुआ था, बाद में बीजापुर राज्य की मुगल विरोधी नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, शिवाजी की दीक्षा दीक्षा जो है मोस्टली उनके घर पर ही होते हैं, और उनके शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता जीजाबाई, उनके गुरु जो है कोंडदेव और उनके धर्म गुरु जो है रामदास का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, और रामदास से ही शिवाजी को स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ उनके अंदर। ठीक है, ठीक है, मतलब शिवाजी का जो विवाह है, मतलब कम ही आयु में जो है साईं बाई निम्बालकर के साथ हो जाता है। और उनके विवाह के बाद शाहजी भोसले जो है उनको पूना का जागीरदार बना देते हैं। क्लियर है, क्लियर चीज है ये। देखिएगा, आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने का था। क्या था उद्देश्य, एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापना करने के था। गुरु रामदास के आदर्शों से प्रेरणा लेकर वह महाराष्ट्र को मुसलमान शासकों और मुगल शासकों से स्वतंत्र कराकर हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, मुस्लिम और मुगल शासन के विरुद्ध उन्होंने
प्रतिक्रिया फैलाना प्रारंभ कर दी और मराठों को संगठित होकर इन विदेशियों का विरोध करने का क्या किया, उन्होंने आह्वान किया। ठीक है। और शिवाजी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धार्मिक भावनाओं को उन्होंने जगाया। ठीक है। फिर चीजें, शिवाजी ने दक्षिण भारत की तत्कालिक राजनीति परिस्थिति में भी उनका लाभ उठाने की योजना बनाई। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा रियासतों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। राजनीतिक कुचक्र, दरबारी दलबंदी और षड्यंत्रों ने इन राज्यों की स्थिति को दयनीय बना दिया था। ठीक है। इन्हें मुगलों की शक्ति का भी सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार आंतरिक और बाह्य दबावों से ग्रस्त दक्षिण के ये मुस्लिम राज्य को शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर नहीं मिल रहा था। इन परिस्थिति का फायदा उठाकर शिवाजी ने क्या किया, अपनी शक्ति बढ़ाने का आरंभ कर दिया। ठीक है। उन्होंने बीजापुर राज्य पर जो है आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है। और शिवाजी जो है 1643 में देखिएगा सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। और उस समय बीजापुर के सुल्तान का उस पर अधिकार था। ठीक है। सिंहगढ़ के अतिरिक्त उन्होंने चाकन, पुरंदर, सूपा, जावली इत्यादि दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है। कुछ वर्षों बाद उन्होंने राजगढ़, कोंकण और तोरण जैसे किलों पर भी अधिकार कर लिया। उनके गुरु जो है कुंडदेव की मृत्यु हो जाती है। क्लियर चीजें। और लगातार जो है क्या कर रहे हैं, शिवाजी जो है बीजापुर राज्य में लगातार जो है अपनी लूट मार की गतिविधियां को बढ़ा देते हैं, जिससे नाराज होकर बीजापुर के सुल्तान उनके पिता जो है शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लेते हैं। और शाहजी भोसले को जब बीजापुर के सुल्तान ने गिरफ्तार कर लेते हैं, तो विवश होकर जो है शिवाजी को तो कुछ दुर्ग जो है बीजापुर शासकों को वापस करनी पड़ती है। बाद में उनके पिताजी को मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। और कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों तक शिवाजी जो क्या करते हैं, अपने इस गतिविधियों को क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। लेकिन पुनः 1556 में क्या करते हैं, फिर से अपने सैनिक अभियान को यह प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने जावली के महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार कर लिया और मावल प्रदेश पर भी उनका अधिकार हो गया। सतारा तथा कोंकण तक का मार्ग विस्तार उनके लिए अब खुल गया। राजगढ़ को भी उन्होंने जीता और वहां अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ठीक है। बीजापुर राज्य अपनी आंतरिक स्थिति और मुगलों के आक्रमण के कारण शिवाजी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसका फायदा शिवाजी ने उठाया। क्लियर चीज है ये। और 1756 में मुगलों के साथ बीजापुर का एक संधि हो गया और इसके पश्चात बीजापुर ने शिवाजी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्लियर है। और क्लियर चीजें, इसी बीच औरंगजेब ने उत्तर भारत की ओर लौट जाने का लाभ शिवाजी ने उठाया। उन्हें बीजापुर के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। उन्होंने उत्तरी कोंकण पर अधिकार कर लिया, भिवंडी और मावली पर अधिकार कर लिया और माहद तक आगे बढ़ गए। अब बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय लिया और अपने सरदार अफजल खां को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को जिंदा और मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया। ठीक है। अफजल खां शिवाजी से खुला संघर्ष करना चाहता था, लेकिन शिवाजी उससे खुला संघर्ष नहीं करना चाहते थे। इसलिए शिवाजी ने अपने को एक दुर्ग में सुरक्षित कर लिया। ठीक है। और अफजल खां जो है छल कपट का सहारा लेकर उनकी हत्या करने की योजना बनाने लगा। उसने कृष्णा जी भास्कर नामक एक ब्राह्मण को शिवाजी के पास भेजा कि वह क्या करे, बीजापुर राज्य के साथ जो है समझौता कर ले और इससे और बीजापुर राज्य जो है उसे माफ कर देगा। शिवाजी ने अफजल की वास्तविक इरादों को भांप गए और अतः उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है अफजल खां से मिलने वह प्रतापगढ़ के दुर्ग में पहुंचे। ठीक है। और खां जो है उसको मारने का प्रयास करना चाह रहा था। उससे पहले ही शिवाजी ने क्या किया, उसे मार दिया। क्लियर चीज है। तो ये समझिएगा शिवाजी ने अफजल खां को क्या कर दिया, मार दिया। और उस किले से जो है बीजापुर सेना के जितने भी बीजापुर के सारा सामान और धन जो है वह शिवाजी लूट लिए। ठीक है।
अफजल खां की हत्या और बीजापुरी सेना की परास्त के बाद शिवाजी और मराठे सैनिकों का जो है मनोबल बढ़ जाता है और शिवाजी ने शीघ्र ही पन्हाना के सुदृढ़ दुर्ग पर भी अधिकार कर लेते हैं। दक्षिण कोंकण, कोल्हापुर के अनेक क्षेत्रों पर अब शिवाजी का अधिकार हो जाता है। बीजापुर का शासक जो है अविसिनियाई सरदार सिद्दी जौहर को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा जाता है। शिवाजी पन्हाना का दुर्ग छोड़कर जो है विशालगढ़ चले जाते हैं और इसी बीच मुगलों के बढ़ते दबाव और शाहजी भोसलों के प्रयासों से शिवाजी और आदिल शाह के मध्य समझौता हो जाता है। अब शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, शिवाजी जो है स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे और मुगल जो है दक्षिण में सभी क्षेत्रीय राजवंशों को समाप्त कर कर अपना प्रभुत्व की स्थापना करना पड़ता था। अतः दोनों के मध्य जो है टकराव होना, संघर्ष होना आवश्यक था। तो औरंगजेब ने शिवाजी के ताकतों को कमजोर करने के लिए 1960 में अपने सूबेदार शाइस्त खां को दक्षिण भेजता है और शाइस्त खां जो है बीजापुर पहले जाकर बीजापुर के सुल्तान को अपने फेवर में ले लेता है और फिर जो है शाहिद खां पर आक्रमण करता है, शिवाजी पर आक्रमण करता है शाहिद खां। और शिवाजी के पर आक्रमण करता है तो शिवाजी को कुछ अपने किलों से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है। और जिससे शिवाजी की शक्ति थोड़ी कमजोर होती है और मराठों का जो है उत्साह भी थोड़ा, सेना का उत्साह भी कमजोर होने लग जाता है। ठीक है। तो शिवाजी ने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए 1763 में क्या किया, शाइस्त खां के शिविर पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और शाइस्त खां को जख्मी कर दिया और उसके एक पुत्र और सेना नायक को मार दिया। शाइस्त खां को अपना जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक है। शाइस्त खां से नाराज होकर मुगल शासक ने उसे बंगाल की सूबेदारी भेज दी। अब जो है शिवाजी के प्रभाव को खत्म करने के लिए उसने आमेर के शासक जय सिंह को शिवाजी की शक्ति को कुचलने के लिए दक्कन भेजा। शिवाजी और जय सिंह के मध्य जो है युद्ध होते हैं। अब इस स्थिति में शिवाजी अपने आप को थोड़ा कमजोर पाते हैं, अतः विवश होकर उसको जो है जय सिंह के साथ एक समझौता करना पड़ा, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि के माध्यम से अपने सभी महत्वपूर्ण किले जो हैं या दुर्ग जो हैं वह जो है मुगल शासन को सौंपना पड़ा, जिसकी वार्षिक आय जो है 4 लाख ऊँट थी। अमहत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण किले जो है उनके पास बच बच गए थे। कोंकण और बालाघाट के इलाके भी शिवाजी के पास रहने दिए गए थे। एक क्लियर है, तो एक समझौता हुआ और शिवाजी को जो है इन शर्तों के तहत जो है वह मुगल दरबार में उपस्थित होना था और उनके बच्चे जो है शाहजी भोसले को, उनके पुत्र को भी 500 घुड़सवारों के साथ औरंगजेब की सेना में शामिल होना था। औरंगजेब की सेवा में शामिल होने की शर्तों को स्वीकार करते हुए शिवाजी जो हैं वह जो है आगरा के दरबार में उपस्थित होते हैं। लेकिन आगरा के दरबार में शिवाजी का जो है एक राजा की तरह औरंगजेब के द्वारा व्यवहार नहीं किया गया, जिससे वह औरंगजेब से नाराज हो गए और भरी दरबार में जो है उसने औरंगजेब का अपमान कर दिया, जिससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर लिया और वहां की जो है आगरा के लिए नजरबंद कर दिया। ठीक है। और औरंगजेब के इरादे को भाप कर शिवाजी पहरेदारों को धोखा देकर आगरा से वह भाग निकले और सकुशल जो है महाराष्ट्र पहुंचे और कुछ ही वर्षों में क्या किया उन्होंने, जो अपने अधीन जो मराठों के से उन्होंने पुरंदर की संधि के माध्यम से जो किले चले गए थे उनको पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। ठीक है। क्लियर चीज है ये। फिर बाद में औरंगजेब का जो है शिवाजी के साथ संधि हो जाता है, उन्हें राजा की उपाधि दी जाती है और उनके पुत्र को 5,000 का मनसब दिया जाता है। ठीक है, क्लियर चीजें। दक्षिण में मुगलों की दुर्बल स्थिति को देखते हुए शिवाजी ने अपने पूना दुर्गों को वापस कर लिया और 1770 में मराठा मुगल संबंध फिर से क्या हो रहे हैं, कटवाहट में बदल जा रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, सूरत पर दोबारा आक्रमण कर लिया और 1772 में वहां से चौथ वसूला। 1670 से 74 के बीच पुरंदर, पन्हाना, सतारा अनेक दुर्गों को उन्होंने वापस ले लिया। क्लियर चीजें।
क्लियर है? तो ये तो सभी दुर्गों को जीतने में, मोस्टली दुर्गों को जीतने में वह सफल हो जाते हैं। शिवाजी जो है एक छत्रपति के रूप में कैसे स्थापित होते हैं उसे देखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस रिलेटेड, तो देखेंगे 1774 तक शिवाजी की शक्ति और प्रभाव जो है पूरा मराठा क्षेत्र में जो है स्थापित हो चुका था। संपूर्ण महाराष्ट्र उनके अधिकार में आ चुका था। जून 1774 में उन्होंने रायगढ़ के किले में अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया और काशी के पंडितों के द्वारा जो है उन्हें छत्रपति की उपाधि दिया प्रदान की गई और उन्हें एक स्वतंत्र मराठा राज्य को स्थापित करने का उनका सपना पूरा होता है। क्लियर चीज है ये। और इस कार्य को न तो औरंगजेब रोक पाया उनके और न ही दक्षिण के सिया राज्य जो है शिवाजी के इस कार्य को रोक सकने में सफल हुए और उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। क्लियर चीजें। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने शिवाजी ने प्रमुख मराठा वंशों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय घोषित कर राजपद के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए। अब वह एक जागीरदार अथवा लुटेरा मात्र नहीं थे, वह क्या मराठा राज्य के क्या हो गए, संस्थापक हो गए। क्लियर है? क्लियर चीजें। शिवाजी ने राष्ट्र प्रेम की जो भावना मराठों में जगाई उसे मुगल नष्ट नहीं कर सके और मराठों ने मुगलों के नाकों तले जो है चने दबा दिया। मतलब बहुत ज्यादा, अगर दक्षिण में किसी ने मुगलों को सबसे ज्यादा परेशान किया तो वह शिवाजी थे। ठीक है। शासक बनने के बाद शिवाजी के दो प्रमुख लक्ष्य थे, देखेंगे कौन कौन सा। पहले अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, उसे स्थायित्व प्रदान करना और दूसरा राज्य की आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ठीक है। इसके लिए उन्होंने अनेक सैनिक अभियान किए और प्रशासनिक सुधार भी किए। क्लियर चीजें ये। शासक के रूप में शिवाजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कर्नाटक में अपनी शक्ति का विस्तार करना। उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध जो है गोलकुंडा से संधि कर ली और बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को कुतुब शाही सुल्तान और शिवाजी ने आपस में बांट लेने का फैसला किया। कुतुब शाह ने शिवाजी को 1 लाख हुंड प्रतिवर्ष देने और एक मराठा प्रतिनिधि को अपने दरबार में रखने और एक सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। इस संधि से शिवाजी की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होती है और इसका लाभ उठाकर उन्होंने बीजापुर से जिंजी और वेल्लोर को छीन लिया। ठीक है। और इनका साम्राज्य जो है तुंगभद्रा से कावेरी नदी के बीच इलाका भी उन्होंने जीत लिया। ठीक है। इतना नहीं, उन्होंने इस संधि के अनुसार गोलकुंडा का कोई हिस्सा नहीं दिया, पुनः बीजापुर को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। ठीक है। तो शिवाजी का ये देखेंगे, शिवाजी का ये ये पूरा मराठा क्षेत्र है, महाराष्ट्र है और किंगडम ऑफ शिवाजी जो है। ठीक है। देखिएगा, इनका अंतिम अभियान जो है जंजीरा की सिद्धियों के विरुद्ध था। ठीक है। दुर्भाग्यवश कर्नाटक के अभियान से वापस लौटते समय कुछ समय बाद उनका 1980 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का देखेंगे साम्राज्य है ये। क्लियर चीज है ये। तो ये जो शेडेड क्रॉस लाइन दिखाया गया है, यह क्या है, इन क्षेत्रों पर क्या किया था उन्होंने, कब्जा अपना स्थापित कर लिया था। ठीक है। शिवाजी ने अपने साहस और पराक्रम से एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली थी। उनके राज्य में महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा सम्मिलित हो गया था। क्लियर चीज है ये। ठीक है। मैसूर तथा पश्चिमी कर्नाटक का एक बड़ा भाग भी उनके राज्य में सम्मिलित हो गया था। दक्षिण के सिया रियासतें और मुगलों से संघर्ष करते करते सब अपना अस्तित्व खो बैठे थे, जिसका फायदा जो है शिवाजी ने उठाया। ठीक है। अब हम बात करते हैं शिवाजी की प्रशासनिक संरचना। तो शिवाजी जो है एक राज्य के संस्थापक थे मराठा राज्य की। इसके शिवाजी की गणना एक कुशल प्रशासक के रूप में की जाती है। नवनिर्मित मराठा राज्य की प्रशासनिक संरचना में शिवाजी ने सूझबूझ और कुशलता दिखाई। अनेक विद्वानों ने शिवाजी के प्रशासन की तुलना जो है शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट अकबर से की है। शिवाजी का आदर्श एक हिंदू राजशाही की स्थापना करना था, इसलिए उन्हें प्राचीन भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था को अनेक तत्वों को अपना लिया, परंतु पूर्णतः वह हिंदू शासन प्रणाली पर आश्रित नहीं थे। उन्होंने प्रशासन पर तत्कालिक दक्षिण रियासतों और मुगल प्रशासन का भी प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजतंत्रात्मक प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। क्लियर चीजें। और भले वह एक हिंदू राज्य
के संपोषक थे, परंतु उन्हें धार्मिक कट्टरता के अलावा मतलब धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उन्होंने क्या किया, पालन किया। क्लियर है। इनका जो प्रशासन है, हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो इनका जो प्रशासन है कैसा है, राजतंत्रात्मक प्रशासन है। मतलब राजा जो का पद जो है वंशानुगत है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। ठीक है। और यह और यह जो है, यह बहुत शक्ति जो राजा है वह सर्वशक्तिमान था, वह किसी के सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं था। ठीक है। वह राज्य के हिंदू मुस्लिम प्रजा को एक नजर से देखते थे, उनमें भेदभाव का भाव नहीं रखते थे। ठीक है। क्लियर चीजें। तो शासन कैसी थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अपना प्रशासन चलाने के लिए क्या करते थे, यह मंत्रियों अधिकारियों को सहायता करते थे। इनके जो प्रशासन में सहायता करने के लिए अति विशिष्ट जो 8 मंत्री होते थे, जिन्हें वो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इनके कार्य विभिन्न विभागों को देखभाल करना और आवश्यकतानुसार राजा को परामर्श करना था, लेकिन राजा जो है इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। क्लियर चीजें। मंत्रियों का पद राज्य के प्रमुख सरदारों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाता था। तो अष्टप्रधान का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, पेशवा कहलाता था। क्या कहलाता था, अष्टप्रधान का प्रमुख पेशवा कहलाता था। क्या कहला रहा है, पेशवा कहला रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के पश्चात जो है पेशवा ही सबसे महत्वपूर्ण होता था। क्लियर है। राजा की अनुपस्थिति में उसका प्रशासन उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता था। उसके पद का महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के साथ उसकी भी साथ में मुहर होती थी। ठीक है। शिवाजी के बाद पेशवा के अधिकारों में लगातार वृद्धि होती चली गई और बाद में देखेंगे पेशवा ही प्रशासन का क्या बन जाता है, प्रमुख हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था उसको सरे नौबत या सेनापति का था। ठीक है। सेनापति का पद भी राज्य के प्रमुख मराठा सरदारों को दिया जाता था। क्लियर चीजें ये। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अमात्य या मजूमदार तक जो आय व्यय का क्या करता था, लेखा जोखा रखता था। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे वाक्यान्विस, राजा की सुरक्षा और व्यक्तिगत कार्यों की जिम्मेदारी के अतिरिक्त गुप्तचर और सूचना विभाग का भी कार्य करता था। सचिव अथवा सुरनवीस अथवा चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। पंडित राव जो है वह जो है उद्यान विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। इसी के अलावा जो है सुमंत जो है वह विदेश मंत्री होता था। क्लियर चीज है ये। ठीक है। इसके अलावा जो है पंडित राव को हम बात करें, पंडित राव क्या होता था, दान विभाग का अध्यक्ष होता था। क्लियर है। इसके अलावा जो है न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश होता था, लेकिन राजा जो है न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च होता था। इसके अलावा न्यायाधीश का भी पद था। उसे सैनिक और नागरिक सभी प्रकार के विवादों को निपटाने का अधिकार दिया गया था। क्लियर चीज है ये। तो ये राजाओं की क्या है, अष्टप्रधान थे। इसके अलावा प्रांतीय जो प्रशासक है उन्हें कारकुन कहा जाता था। इसके अलावा जो है सभी मंत्री जो है ब्राह्मण जाति से बनाए जाते थे। इन मंत्रियों के अतिरिक्त चिटनीस तथा मुंशी भी शिवाजी के प्रशासन में क्या करते थे, सहायता करते थे। क्लियर चीजें। तो यह जो है शिवाजी के अष्टप्रधान है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। इन अष्टप्रधानों की भी सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारियों की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। इनमें भी दीवान मजूमदार और फडणवीस जैसे लोग होते थे जो क्या करते थे, विभागों का कार्य देखते थे। क्लियर चीजें ये जो है महत्वपूर्ण क्या है, शासक हैं और मंत्री हैं और अधिकारी हैं जिसके माध्यम से शिवाजी क्या चलाते थे, प्रशासन का कार्य चलाते थे। अष्टप्रधान और मंत्रियों की सहायता से क्या करते थे, या प्रशासन का कार्य चलाते थे। ठीक है। याद रखेंगे। तो शिवाजी के प्रशासन कैसी थी, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है। शिवाजी जो है प्रशासन के सर्वे सर्वा थे। इसके अलावा जो उनके अति विशिष्ट 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। और इन मंत्रियों को सहायता देने के लिए भी क्या होते थे, अधिकारी गण होते थे। इनके माध्यम से क्या करते थे, वो शासन प्रशासन चलाते थे। ठीक है। सैन्य संगठन में देखेंगे तो इनके पास जो है चतुरंगी सेना थी, घुड़सवार सैनिक थे, पैदल सैनिक थे। ठीक है। इसकी हाथी सेना थी,
रथ सेना था। तो सभी जो है एक अच्छी सेना था इनके पास। क्लियर चीज है ये। तो इनका सैन्य संगठन बहुत सुदृढ़ था। मराठा राज्य की स्थापना जो है वह सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी। अतः उनकी सुरक्षा के लिए शिवाजी ने सैन्य संगठन पर विशेष बल दिया था। सैनिकों की नियुक्ति, उनकी प्रशिक्षण, अनुशासन और व्यक्तिगत पर प्रशिक्षण पर जो है व्यक्तिगत रूप से जो है शिवाजी ध्यान देते थे। उनके पास एक विशाल सेना और स्थायी सेना होती थी। शिवाजी का सेना जो है विभिन्न टुकड़ियों में बटी हुई थी। ठीक है। व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार थे। और यह सेना जो है सेनापति के अधीन होती थी। सेना की विभिन्न टुकड़ियों में विभक्त थी, जैसे पंच हजारी, एक हजारी, जुमलदार, हवलदार इत्यादि टुकड़ियों में बटी हुई थी। ठीक है। इनका युद्ध के सामान और वेतन राज्य की ओर से उन्हें दिया जाता था। घुड़सवार सेना की दूसरी टुकड़ी सिलाहदार कहलाती थी और यह अस्थायी होते थे। क्लियर चीज है ये। आवश्यकता अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा देखेंगे सेनापति के नीचे क्रमशः 7 हजारी, 1 हजारी, जुमलादार, हवलदार और नायक इस सेना के प्रमुख कार्य देखते थे। शिवाजी की सेना में ऊंट और हाथी की भी टुकड़ियां थी। आपको पहले बताया कि क्या था, चतुरंगी सेनाएं थी। तोपखाना भी इनके पास मौजूद था। मतलब इनकी सेना कैसी थी, एक सफल और अच्छी जो है संगठित सेना शिवाजी के पास थी। ठीक है। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। शिवाजी ने निष्पक्ष न्याय के संपादन पर भी बल दिया। मराठा न्याय व्यवस्था प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था परंपराओं पर आश्रित थी। लिखित कानून अथवा सामान्य न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई थी। राजा स्वयं ही न्याय व्यवस्था का क्या होता था, प्रधान होता था। और प्रधान न्यायाधीश के कार्यों पर वह निगरानी रखता था। ठीक है। न्यायाधीश एक ही साथ सैनिक और असैनिक विवादों का निपटारा करते थे। न्याय की दृष्टि से सभी समान थे। भेदभाव की भावना उनमें नहीं बरती जाती थी। स्थानीय मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थी और अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। इसलिए राज्य में अपराध और अपराधियों की संख्या कम थी एवं स्वतंत्र शांति व्यवस्था हर जगह सर्वत्र व्याप्त था। ठीक है। प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन क्या बोलते हैं, पूरा केंद्रीय संगठन के अतिरिक्त प्रशासनिक सुविधा के लिए शिवाजी ने प्रांतीय और स्थानीय व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया था, ध्यान दिया था। संपूर्ण मराठा राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। इनकी दो श्रेणियां थी, स्वराज और मुगलई। स्वराज्य ऐसे प्रांत थे जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। ऐसे प्रांतों को तीन भागों में बांटा गया था, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत में सूरत से लेकर पूना तक इलाका था और इसके प्रशासक जो है उस समय शिवाजी के समय त्रिम्बक पिंगले थे। दक्षिणी प्रांत में समुद्र तटीय इलाके तथा कोंकण प्रदेश शामिल थे। उस समय उनके देखभाल जो अन्नाजी दत्तो के जिम्मे था। सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव और धारवाड़ के इलाके दक्षिणी पूर्वी प्रांत कहे जाते थे। उनकी व्यवस्था का भार जो है दत्तो जी पंत को था। ठीक है। प्रांतीय अधिकारियों का कोई अलग संवर्ग नहीं था, बल्कि विभिन्न मंत्रियों को ही प्रांतीय प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है। स्वराज के अतिरिक्त 9 विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में अलग से संगठित किया गया था। इस प्रांत में मुगलई, मैसूर का उत्तरी राज्य, मध्यवर्ती मद्रास का बेल्लारी जिला, चित्तूर और आरकट क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे। कुछ अन्य क्षेत्रों को दक्षिण में धारवाड़, बेदनौर इत्यादि पर भी शिवाजी का अधिकार था, परंतु इन्हें किसी प्रांत के रूप में उन्होंने संगठित नहीं किया था। इस संदर्भ में आप देखेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक। प्रांतों से छोटी प्रशासनिक इकाई जो है परगना थी और एक परगना में अनेक गांव होते थे। परगना का प्रशासक जो है देशमुख, सैनिक और अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों की सहायता से चलाता था। ठीक है। गांवों की व्यवस्था जो है पटेल और ग्राम पंचायतों की देखरेख में होती थी। ग्रामों की प्रशासनिक व्यवस्था जो है स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है। शिवाजी का भी जो प्रशासनिक व्यवस्था था वह दोष मुक्त नहीं कहा जाता, इसमें भी बहुत सारे दोष थे। क्लियर है। लेकिन यह जो है प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में हमको देखने आता है। यह एक में दोष था और यह दोष जो है जब तक मराठा शिवाजी जीवित रहे तब तक हमको ये दोषपूर्ण
नीतियां तो हमको दिखाई नहीं देती है। मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो है ये जो प्रशासनिक दोष है वो भर कर सामने आता है। सबसे बड़ी दोष थी जागीरदारी प्रथा, जिन्होंने प्रारंभ किया था। और यह जागीरदारी प्रथा बाद में क्या किया, शिवाजी के या साम्राज्य को बिखरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, शिवाजी का एक हम मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं उनमें शिवाजी का नाम अग्रणी है। यह एक राज्य संस्थापक प्रशासक के रूप में उनकी तुलना किसी भी महान शासक से की जा सकती है। शिवाजी में अनेक व्यक्तिगत गुण थे, वह वीर थे, साहसी थे और नीति निपुण थे। उन्होंने अपने अदम्य साहस और समझदारी के बल पर एक साधारण जागीरदार से अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के संस्थापक बन गए थे। उनकी शक्ति और पराक्रम के आगे दक्षिण के शिया रियासतों को भी और मुगलों को भी घुटने टेक दिए गए। औरंगजेब जैसा शक्तिशाली और साधन संपन्न सम्राट भी अब उनके उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक नहीं बन सका। शिवाजी के आलोचकों ने उन्हें पहाड़ी चूहा कहा है, लुटेरा कहा है, अलाउद्दीन और तैमूर लंग का हिंदू वर्जन कह दिया है, उनकी निंदा की है। लेकिन सत्य है कि उन्होंने धर्म से राजनीति का लाभ उठाया, परंतु यह कट्टरपंथी नहीं थे। उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना बनी हुई थी। ठीक है, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना। जो इस कार्य में क्या हुए, वह सफल भी हुए, ऐसा हम मान सकते हैं। क्लियर चीजें। तो ये जो है शिवाजी का एक हमारा अपने बिब्लियोग्राफी, एक जीवन परिचय देखा, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक मराठा साम्राज्य की स्थापना किया। एक साधारण व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति जो है वह जो है क्या बन जाता है, एक स्वतंत्र राज्य का संस्थापक बन जाता है। और उस तत्कालीन समय में शिवाजी ने कैसे एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की और कैसे अपने आप को स्थापित हो गया और कैसे मराठों में जो राष्ट्र प्रेम और देश भावना की भावना को उन्होंने भरा, इसके लिए शिवाजी को है भुलाया नहीं जा सकता। और शिवाजी का ये क्या है, अमूल्य जो है योगदान जो है, वह इसको इतिहास में कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, शिवाजी के बाद जो है मराठा हम बात करते हैं। शिवाजी के बाद जो है मराठों की हम बात करते हैं कि हम दूसरा फेज की बात करते हैं। शिवाजी के बाद मराठे, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है संभाजी जो है अगला शासक बनता है। शिवाजी के दो पुत्र थे, एक था संभाजी और दूसरा था राजा राम। ठीक है, तो राजा राम और शिवा और संभाजी के मध्य संभाजी जो है सत्ता को प्राप्त करने में सफल होते हैं, लेकिन संभाजी शीघ्र ही भोग विलास में डूब जाते हैं। और इसके समय उनका पूरा राज्य जो है इसके मंत्री कबीर कलश के ऊपर आश्रित हो जाती है। क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में प्री में आया हुआ है कबीर कलश के संदर्भ में, तो आप याद रखिएगा कबीर कलश क्या था, वह संभाजी का मंत्री था। ठीक है, संभाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध जो है उनके पुत्र अकबर के विद्रोह को सपोर्ट किया था, जिससे औरंगजेब नाराज होकर 1689 में संभाजी पर आक्रमण कर दिया और उनको पकड़ लिया गया और उनको बाद में मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वह पूरे उनके क्षेत्र पर संगमेश्वर पर और रायगढ़ के किले पर औरंगजेब का कब्जा हो जाता है। और संभाजी के पुत्र साहू और अनेक मराठा स्त्रियों को कैदी बनाकर वह दिल्ली लेकर चला जाता है। ठीक है, और साहू का जो है पूरा परवरिश जो है वह मुगल दरबार में या मुगलों के नियंत्रण में होती है। क्लियर चीज है ये। संभाजी के मरने के बाद उनका जो भाई भाई रहता है राजा राम, वह मराठा नेतृत्व संभालता है। उसने जिंजी, अली, विशालगढ़ और सतारा को केंद्र बनाकर निरंतर मुगलों से संघर्ष को अपनी स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखता है। ठीक है, क्लियर है। इस संघर्ष के दौरान उसने मराठा सरदारों को अधिकार दिया और मुगलों से जीती हुई भूमि उनकी जागीरी होंगी, ऐसा उसने अनाउंसमेंट कर दिया। और मराठा राष्ट्रीय सेना का स्वरूप बदलकर अब जागीरदारी व्यवस्था हो गई। राजा राम ने सदैव अपने को साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया कर लिया, लेकिन 1700 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई जो है अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से क्या करती है, वह शासिका बनती है, शासन का संचालन करती है और मुगलों के साथ संघर्ष को जारी रखती है। ठीक है, अब इसी क्रम में देखेंगे सन 1707 की हम बात करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के मरने के बाद जो उत्तराधिकार रहता है बहादुर शाह जो बनते हैं, वो मराठों में फूट डालने के लिए क्या करते हैं, साहू को रिहा कर देते हैं। साहू और उनके जो तत्कालीन शासिका ताराबाई की मध्य है सत्ता को लेकर संघर्ष करता है। ठीक है, लेकिन साहू का मदद जो है
जो है बहुत मराठा सरदारों की सहायता से जो है साहू जो है इस उत्तराधिकार के युद्ध में जीत जाता है और ताराबाई को जो है वो वो कोल्हापुर भेज दिया जाता है। क्लियर चीजें। और सतारा में उनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। ठीक है। 1714 में राजा राम की दूसरी पत्नी राजस बाई ने कोल्हापुर में ताराबाई को बंदी बनाकर अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के नाम से मराठा शासक अपने आप को घोषित कर देती है। लेकिन साहू की सेना ने उसे परास्त कर वारणा की संधि द्वारा साहू को मराठा का छत्रपति मानने के लिए बाध्य किया गया और संभाजी द्वितीय के कुछ क्षेत्र देकर गृह युद्ध का अंत कर दिया और कोल्हापुर दक्षिण मराठा संघ कहलाता। बाद में कोल्हापुर को क्या कहा? दक्षिण मराठा संघ कहलाए। तो याद रखिएगा, कभी एग्जाम में दक्षिण मराठा संघ आता है तो कोल्हापुर और पत्नी राजसबाई और याद रखेंगे संभाजी द्वितीय का विद्रोह। ठीक है। बाद में इसको शांत कर दिया जाता है और जो है और साहू को छत्रपति मान लिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं साहू के शासन में क्या। साहू जो है मराठा सरदारों की मदद से, खासकर बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या होता है, वह राजा छत्रपति बनता है, राजा बनता है। तो अब क्या करता है, बालाजी विश्वनाथ को क्या करता है, वो अपना पेशवा बना देता है। तो बालाजी विश्वनाथ जो है वह ब्राह्मण था और कारकुन से सेवा आरंभ करने वाला बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बनने से पूर्व वह सर सूबेदार और सेना करते सैन्य संगठन जैसे पदों पर वह आसीन था। बालाजी ने साहू को ताराबाई और विरोधी मराठा सरदारों के विरुद्ध संघर्ष में निर्णायक सफलताएं दिलाई थी। इसलिए खुश होकर जो है साहू ने जो है बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया। ठीक है। पेशवा बनने के बाद बालाजी विश्वनाथ जो है वह मुगलों की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। क्लियर चीजें। और पूरा मुगल राजनीति को अपने कंट्रोल करते हैं और इन्हीं के इरादे से जो है इन्हीं के इशारे से जो है सैयद बंधुओं के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, फर्रुख सियर की हत्या करवा दिया, तख्ता पलट दिया और इन्हीं के इशारे से जो है अब मुगल नवाब, मुगल जो है बादशाह बन रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या, मुगल बादशाहों से जो है 6 सूबे का चौथ और संदेश मुखी वसूलने का अधिकार जो है मराठों को मिल जाता है। और ब्रिटिश इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस अधिकार को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ विस्तृत होते हुए साम्राज्य में राजा राम द्वारा प्रारंभ किए गए जागीर प्रथा की आवश्यकता को समझा और अपने प्रभाव क्षेत्र में कर वसूल करने का अधिकार जो है जागीरदारों को दे दिया। ठीक है। और मराठा साम्राज्य की स्थिति एक राज्य संघ जैसी हो गया जो मराठा संघ कहलाया। और मराठा संघ की स्थापना जो है यह जो है बालाजी बाजीराव के द्वारा किया गया। ठीक है। और यही मराठा संघ से जुड़े जुड़े जागीरदार थे, अपने आप को बाद में क्या करते हैं, स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। लेकिन 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद साहू ने उनके पुत्र, प्रतिभाशाली पुत्र बाजीराव प्रथम को जो है अगला पेशवा बना देते हैं। ठीक है। यह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध करने में यह पारंगत था। उसने हिंदू पदशाही का आदर्श का प्रचार किया। वह एक हिंदू देश के सभी हिंदू सरदारों को एक झंडे के नीचे एकत्र करना चाहता था। यह एक महान साम्राज्यवादी था। उसने मराठा राज्य का चरित्र ही बदल दिया और मराठे में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और उसने मुगलों के साम्राज्य में साहू से प्रस्ताव किया था कि हम जर्जर सूखे पेड़ की तनों पर बार बार वार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। इस प्रकार मराठा का झंडा कृष्णा से सिंधु तक फहराना चाहिए। उसका ऐसा सपना था। बाजीराव ने 1728 में चिंतामुलुक को पालखेत में परास्त कर मुंशेर गांव की संधि हेतु बाध्य करना होगा। और 1737 में उसने पुनः मुगलों की ओर से लड़ रहे निजामुल मुल्क को भोपाल में परास्त कर दिया और उसे दुरई की संधि के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार जो है उसने क्या किया, एक जो है महत्वपूर्ण मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसी के समय जो है संभाजी द्वितीय की उसने क्या किया,
विद्रोह को शांत कर दिया और छत्रपति को जो है शिवाजी को शाहू को एक छत्रपति के रूप में मान्यता मिल गया। ठीक है। बाजीराव प्रथम ने मालवा गुजरात बुंदेलखंड में महाराजा विस्तार कर दिया। राजस्थान में प्रभाव की स्थापना की, जंजीरा की सिद्धियों पर प्राप्त किया, पुर्तगालियों से सिलहट को जीत लिया और वसील से छीनने में उसने सफलता पाई। मराठा राज्य का इसे द्वितीयक संस्थापक कहा जाता है। बाजीराव द्वितीय को क्या कहा जाता है? मराठा राज्य का द्वितीयक संस्थापक कहा जाता है। आप लोग इसको संदर्भ में जरूर देखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लेकिन 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मस्तानी नामक एक स्त्री के साथ इसके प्रेम संबंधों की हमेशा चर्चा होती रही है। इस संदर्भ में आप इसको यहाँ पर देखेंगे। क्लियर चीज है ये? ठीक। अब देखेंगे। अब बाजीराव प्रथम के मरने के बाद जो है, बाजीराव प्रथम के मरने के बाद जो है बालाजी विश्वनाथ उर्फ नाना साहब जो है अगले पेशवा बनते हैं। ठीक है। अब पेशवा का पद देख रहे हैं वंशानुगत हो गया, पेशवा का बेटा ही अब पेशवा बन। क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि पेशवा का पद कब से वंशानुगत होता है, तो लिखेंगे बालाजी बाजीराव के समय से ही क्या हो रहा है, पेशवा का पद क्या हो रहा है, वंशानुगत हो रहा है। ठीक है। क्लियर चीजें। अब जो है बालाजी बाजीराव जो है पेशवा बन जाते हैं। इनके काल में मराठा राज्य जो है सर्वाधिक विस्तृत था। अटक से कटक तक जो है मराठा घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती थी। उड़ीसा से पंजाब का क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था। ठीक है। 1748 में जो है 48-49 में शाहू का निधन हो जाता है और उनकी वसीयत में कुछ शर्तों के साथ सारा राज काम काज जो है वह पेशवा के हाथों में आ जाता है, जिसका विरोध जो है ताराबाई के द्वारा किया गया। लेकिन संगोला के संधि के माध्यम से पेशवा के अधिकार को मान्यता दे दी गई और पेशवा जो है अब जो है पूरा मराठा साम्राज्य का क्या हो रहा है, सर्वे सर्वा बन जाता है। क्लियर है। अब उसकी राजधानी जो है मराठों की सतारा से कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, पूना ट्रांसफर हो जाती है। याद रखेंगे चीजों को। मतलब शाहू के बाद किसी भी मराठा राज शासक को मान्यता नहीं दे रहा है, पूरा प्रशासन की डोर किसके हाथ में आ जा रही है, पेशवा के हाथ में आ जा रही है। ठीक है। अब देखिए मराठों ने क्या किया, मुगलों से एक संधि की और मुगलों की सुरक्षा का भार जो है मराठों ने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है। इसी समय दिल्ली की राजनीति, अब मराठे जो है दिल्ली की राजनीति में पहले भी हस्तक्षेप करे थे, अब डायरेक्ट हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है। उन्होंने इदामुल मुल्क को वजीर बनाया, किसका, मुगलों का वजीर बनाया, तथा अब्दाली के प्रतिनिधि को पंजाब से खदेड़ कर पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ पर बन रही है। ठीक है। तो देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के एग्जाम से भी और मेंस के हिसाब से भी। तो मराठों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और वहां के शासक अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को परास्त कर वहां से भगा दिया, जिसका बदला लेने के लिए अब्दाली ने भारत पर अपना 5वां आक्रमण किया और मराठों के विरुद्ध उसे रुहेलखंड के नजीबुद्दौला और अवध के शासकों का सपोर्ट मिला और इन मुस्लिम शासकों के सपोर्ट से 14 जनवरी 1761 को विश्व प्रसिद्ध जो है पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के साथ उसने लड़ा। मराठा सेना का प्रतिनिधित्व जो है विश्वास राव और सदाशिव राव कर रहे थे। मेन जो नेतृत्व करता था सदाशिव राव था। मराठा तोपखाने का संचालन जो है इब्राहिम गर्दी के हाथों में था। इस युद्ध में जो है मराठे बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं और मोस्टली मराठा जो है सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा कोई भी मराठा से परिवार नहीं था जिसमें घर में से न एक या दो व्यक्तियों की मृत्यु इस युद्ध में न हो रही हो। उनके सेनापति विश्वास राव और सदाशिव राव की भी मृत्यु हो जाती है और इस खबर को जो है सुनकर जो है पेशवा जो है सह नहीं पाता है और पेशवा की मृत्यु जो है 1761 में हो जाती है। क्लियर चीजें। तो इस प्रकार जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वह मराठों की शक्ति को क्या करता है, कमजोरियों को भरकर शक्ति को नष्ट कर देता है। मराठा शासकों के हारने का मुख्य कारण था उन्होंने किसी भी अन्य भारत के शासकों के साथ उन्हें सहयोगपूर्ण नीति नहीं अपनाई। उन्होंने राजपूतों, सिखों, जाटों और अहीरों को क्या किया, अपने फेवर में नहीं लिया और उन्होंने अनन्य हिंदू शासकों ने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है। और दोषपूर्ण आर्थिक नीति जो है वो और महत्वपूर्ण कारक था।
और अहमद शाह अब्दाली का सुदृढ़ सैन्य संगठन जो है उनके हार का प्रमुख कारण हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम कि मराठों की अपार क्षति हुई और मराठों की अजयता का खंडन हो गया। मराठों का उत्तर भारत से प्रभाव जो है लगभग समाप्त हो गया। सिख शक्ति का उदय होता है, हैदर अली का उत्कर्ष होता है, पेशवा की शक्ति में कमी हो जाती है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज जो है अब सर्वशक्तिशाली सत्ता के रूप में उभर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। अब देखेंगे युद्ध स्थल में मराठों की सैन्य बल को इतनी अधिक क्षति हुई कि इसके मतलब इसके अतिरिक्त इस युद्ध में कुछ भी निर्णय नहीं किया। दो प्रमुख व्यक्ति नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने के जो भाग्य से इस घातक मृत्यु के हाथों से बच गए थे, उन्होंने मराठा की शक्ति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। ठीक है, बिपिन चंद्र ने इस युद्ध के बारे में कहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि इसने यह तय कर दिया कि भारत पर अब कौन शासन नहीं करेगा। अर्थात इसमें भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता जो है क्या कर दिया है, प्रशस्त कर दिया गया। ठीक है, एक बार देखेंगे एमपी पीएससी और या छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध को प्रत्यक्ष वर्णन किसने किया है, तो याद रखिए काशीराज पंडित जो है ने ये पानीपत के तृतीय युद्ध का जो है प्रत्यक्ष वर्णन किया है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। मराठा चौथ के रूप में मराठे जो है पड़ोसी राज्यों से उसकी उपज का 1/4 भाग जो है कर के रूप में वसूलते थे। उन क्षेत्रों को लूट से बचने के लिए बदले उन्हें देना होता था। अन्य राज्यों की आय का 1/10 भाग शिवाजी है संदेश मुखी से वसूलते थे। यह इनका जो है खानदानी या पुश्तैनी कर वसूलने करने का अधिकार था। ठीक है, मराठा केंद्रीय सचिवालय को हजूर दफ्तर कहा जाता था। मिरासदार वे स्थायी जोतदार होते थे जिनके पास वंशानुगत मिल्कियत होती थी। वतनदार ये वंशानुगत कर वसूल करने वाला अधिकारी होते थे और इनका उपज पर एक हिस्सा स्वीकार किया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चौथ और संदेश मुखी इस क्लास से आप समझ जाएंगे। चौथ के रूप में पड़ोसी राज्यों की उपज का 1/4 भाग वसूला जाता था। उसके बदले में मुगल मराठा क्या करते थे, उसमें सुरक्षा देने का वादा करते थे। अन्य राज्यों से 1/10 जो है कर वसूल करते थे, जो शिवाजी का क्या था, कर वसूलने का इनका पुश्तैनी अधिकार था। ये क्लियर चीज है, ये इस संदर्भ में आप इसको देखेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में आपने समझा और मेंस में आएगा तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, प्रीलिम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मराठों का जो दूसरा फेज है वह भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम तीसरी फेज में आते हैं जिसको बोलते हैं हम पानीपत के बाद मराठे। पानीपत के बाद मराठे, क्लियर चीज है, जिसको बोलते हैं या अंग्रेज मराठा। क्लियर है, पानीपत के बाद मराठे या अंग्रेज मराठा हम बात करते हैं। 1761 के बाद हम मराठों की बात करते हैं। ठीक है, 1761 के बाद जो है हम मराठों की बात करते हैं तो देखते हैं 1761 के बाद पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की पराजय के पश्चात 1761 में 16 वर्षीय माधव राव नारायण प्रथम 1761 से 1772 तक यह पेशवा बनता है। ठीक है, उसने मराठों के गौरव को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। माधवराव ने हैदर अली, रुहेल, राजपूत और जाटों और निजामों को पुनः अपने अधीन कर लिया तथा 1771 में मुगल बादशाह को इलाहाबाद के संधि से अंग्रेजों को नियंत्रण से मुक्त कर दी। इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर के युद्ध के हारने के बाद जो है मुगल बादशाह ने किसे की थी, अंग्रेजों के साथ की थी। तो उसके बाद पेंशनर बन गया तो उस संधि से क्या कर दिया, इसको मुक्त कर दिया मुगल बादशाह को, दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1772 में जो है टीबी रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। मराठों को जितना नुकसान पानीपत का युद्ध ने किया उससे ज्यादा जो है माधवराव की मृत्यु ने उनको क्या कर दिया, मतलब नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, माधवराव की मृत्यु के बाद जो है अगला शासक जो है कौन बनता है, नारायण राव बनता है। ठीक है, कौन बनता है, नारायण राव। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगला जो शासक बन रहा हुआ है नारायण राव बन रहा है। ठीक है, नारायण जो है 1772 से 1773। ठीक है, 1772 तो माधवराव की मृत्यु के बाद जो है नारायण राव जो है
वह शासक बनता है। इसके चाचा रघुनाथ राव या राघव के साथ जो है हमेशा विवाद रहा, लेकिन रघु जो है नारायण राव जो है मराठा सरदारों की मदद से जो है शासक बनने में सफल हो जाता है। लेकिन वह राघव बाग के षड्यंत्र का शिकार होता है। रघुनाथ राव मतलब रघुनाथ राघव और रघुनाथ राव एक ही है। तो रघुनाथ राव के षड्यंत्र का यह शिकार होता है और वह 1773 में उसे धोखे से मार दिया जाता है रघुनाथ राव के द्वारा। ठीक है। कुछ समय के लिए रघुनाथ राव जो पेशवा तो बन जाता है, लेकिन नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक बार भाई परिषद का गठन किया जाता है और 1774 में जो है माधव राव जो है द्वितीय को जो है वह पेशवा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जो नारायण राव का बेटा था। और जन्म में जो वह जैसे ही जन्म होता है उसका, तो उसको पेशवा घोषित कर लिया जाता है और नागराज को जो अस्थायी पेशवा थे उनको हटा दिया जाता है। और ये सवाई माधवराव द्वितीय के संरक्षण के लिए एक बार भाई परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, इससे नाराज होकर रघुनाथ राव जो है वह अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और अंग्रेजों की मदद से जो है सत्ता को हथियाने का प्रयास करता है और यहीं से जो है मुगलों का मराठों का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्लियर चीजें कैसे देखते हैं हम? देखिए आंग्ल मराठा युद्ध जो है प्रथम कैसे पृष्ठभूमि बनती है। अब राघोबा जो है मुंबई काउंसिल के पास चला जाता है और अंग्रेजों की सहायता से जो है वह पेशवा बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उनसे मदद मांगता है। उसके बदले में बोलता है कि अगर मैं मतलब आप मुझे पेशवा बना दोगे तो मैं इसको सालिसिट, बेसिन, सूरत और भड़ौच की कुछ आय देना स्वीकार कर लूंगा। क्लियर चीजें। और इस युद्ध के कारण जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में मराठे में लंबी लड़ाई लड़ने लगी, लेकिन इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने क्या किया, डटकर सामना किया और और यह जीत जो है किसी निर्णय पर नहीं पहुंची और वो अंग्रेजों को बाध्य होकर जो है सलवाई की संधि करनी पड़ी। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो सलवाई की संधि हुई, उसमें सलवाई की संधि ने मराठों को जो है थोड़ा कमजोर कर दिया। ऐसे बोला जाता है तो युद्ध जो है अनिर्णय रहा, किसी के हार नहीं हुई, बल्कि हम बात करते हैं इस संधि के माध्यम से जो है वह अंततः जो है यह जो है युद्ध जो है अंग्रेजों के फेवर में चला गया। क्योंकि देखिए संधि में बहुत सारी बातें हुई। माधव नारायण राव को जो है या सवाई माधव नारायण द्वितीय जो एक ही बात है, एक ही शब्द यूज किया जाता है, को वैध पेशवा रघुनाथ राव ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, रघुनाथ राव को पेंशन देना जो है पेशवा स्वीकार कर लेते हैं। सालिट अंग्रेजों के अधीन हो रहा चला गया। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है अंग्रेजों ने जो है इस संधि के माध्यम से उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। परंतु इस संधि में उन्होंने बोला था कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्लियर है। अब क्या किया उन्होंने, मराठा संघ जो बनाया गया था उसमें अंग्रेज फूट डालना चालू कर दिए। सिंधिया गायकवाड़ भोसलों को जो है वह तोड़ना चालू कर दिए। क्लियर चीज है ये। अब देखिएगा नाना फडणवीस के मृत्यु हो जाती है। नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है के बाद जो है वह मराठा जो अनुशासन होता है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और क्लियर चीजें। और अगला पेशवा जो है वो बनते हैं रघुबाग के जो पुत्र होते हैं, उनका नाम है बाजीराव द्वितीय जो है वो, ये किसके पुत्र होते हैं, ये रघुनाथ राव का पुत्र होता है। बाजीराव द्वितीय को जो अगला पेशवा बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि मराठा अनुशासन खत्म हो जाता है, मराठा संघ भी टूट जाता है। सिंधिया, होलकर, पेशवा ये सब जो है अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर चीजें ये। ठीक है, अब क्या होता है जैसे बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बनते हैं, उन्होंने होलकर के भाई बिट्टू जी होलकर जो है उसमें ग्वालियर के शासक, ग्वालियर में मराठा सरदार होते हैं, वो बिट्टू जी के उन्होंने निर्मम हत्या कर दी, जिससे क्रोध होकर होलकर ने क्या किया, पेशवा पर आक्रमण कर दिया और उसके पुणा पर आक्रमण कर लिया। पेशवा अब इतना कमजोर हो गया कि अपनी रक्षा के लिए कहाँ चला गया, वो अंग्रेजों के शरण में चला गया और अंग्रेजों के साथ उसने 1802 में बसीन की संधि कर ली और यह एक सहायक संधि के जैसा था। और यह संधि के माध्यम से वो अंग्रेजों के शरण में मतलब जाल में फंस जाता है। और कैसे देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की
पृष्ठभूमि तैयार होती है। वसीन की संधि से मराठों की स्वतंत्रता की भावना को चोट पहुंची, अतः पेशवा को सहयोग देने के लिए सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मोर्चा बनाया, और तीनों ने गुट कर कर क्या किया, फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई छेड़ दी। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड लैग को यह जिम्मेदारी सौंपी, और लॉर्ड वेलेस्ली ने सिंधिया और भोसले को मिली जुली सेना को असाई में 1803 में, और फिर भोसले की सेना को अरगांव के में माधी। इस प्रकार देखते हैं 1803 और 8 से 8 तक जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला। इसमें सब संयुक्त सेना की जो है हार हो जाती है। क्लियर चीज है ये। और इस हार के माध्यम से जो है अंग्रेज जो है मराठों को संधि करने पड़ी, और मराठों की संधि करने के माध्यम से पूरा आधा से ज्यादा राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा शक्ति कैसा होता है। अब देखिएगा मराठा जो सरदार थे जैसे होलकर हैं, भोसले हैं, सिंधिया हैं और पेशवा हैं। क्लियर है। अब ये तीनों सभी ने क्या किया, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए सभी ने मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ एक युद्ध करते हैं, जिसे आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कहते हैं। ठीक है। यह युद्ध भी जो है कोई मतलब का नहीं रहा। इस युद्ध में भी सबकी हार हो जाती है। अब पूरा पेशवा है, सिंधिया है, भोसले हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ब्रिटिश राज्य के साथ सहायक संधि कर लेते हैं, और उसकी अधीन सत्ता को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और पानीपत मतलब यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम यह होता है कि पूरी मराठा शक्ति जो है छिन्न भिन्न हो जाती है। पेशवा के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। मराठा संघ तो टूट ही गया रहता है। ठीक है। और अलग अलग जो है सिंधिया हैं, भोसले हैं और पेशवा सब अंग्रेजों से अलग अलग संधि करके माध्यम से कर लेते हैं, और और अंग्रेजी अधिसत्ता को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से पेशवा जो है वह अंग्रेजों का पेंशनर बन जाता है, और वह पेंशनर उसको बनकर उसको कानपुर भेज दिया जाता है, और पेशवा का पद जो है हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है शिवाजी का वंशज, इस प्रकार जो होता है पूरा मराठा साम्राज्य जो है क्या होता है, वह अपने गौरव को समाप्त कर लेता है। मराठा साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन आता है। इस प्रकार मराठा साम्राज्य जो है ब्रिटिश प्रांत का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार जो है मराठा शक्ति का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है। तो मराठा शक्ति के पतन के क्या कारण है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वो कौन से कारण है जो जिसके कारण मराठा शक्ति पतन में हो गया। ठीक है। मराठों ने देखिएगा, मराठों ने जो है 18वीं सदी में भारत के एक विशाल भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन 19वीं सदी के आरंभ में उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और उनको परास्त हुआ, और उनकी शक्ति के पतन के निम्न कारण थे। पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है। मराठों ने में माधवराव, महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस जैसे योग्य नेता होते हुए भी मराठा शक्ति अयोग्य लोगों के हाथ में चली गई, और रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, मराठों के पतन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय के कारण जो है मराठा शक्ति जो है छिन्न भिन्न हो गई। आपसी फूट। 18वीं शताब्दी के बाद में मराठा शक्ति के 5 स्वतंत्र केंद्रों की स्थापना हुई। पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले, इन सब रियासतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकता का प्रदर्शन करने के बजाय आपस में ही यह युद्ध करने पड़े। अंग्रेजों ने इस चीजों का फायदा उठाया, और सबको अलग अलग कर कर क्या किया, पूरा मराठा राज्य को अपने अधीन कर लिया। दूसरा, जागीरदारी या सरजामी प्रथा। मराठों ने जागीरदारी या सनराजी प्रथा अपनाई, और यह जागीरदार जो है क्या हो गए हैं, सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। और जब इनकी उनकी सहायता प्राप्त करने का मौका मिला तो यह क्या हो गया, अपनी सहायता करने से मुकर गए, और मराठा राज्य को ही उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है। चौथा जो कहा है इसकी कमजोरी, कमजोर सैन्य संगठन। मराठा सैन्य संगठन जो है परंपरागत युद्ध शैली का थी, और उसने गुरुद्रा युद्ध अपनी प्रणाली को छोड़ दिया था, जो सबसे बड़ी कमजोरी थी। और आधुनिक अंग्रेजों की सेना जो आधुनिक सैन्य शक्ति संगठन था, जो इसके सामने टिक नहीं पाया। ठीक है। दोषपूर्ण आर्थिक नीति। मराठाओं की जो है आर्थिक नीति जो है दोषपूर्ण थी। उन्होंने किसानों से केवल चौथ और संदेश मुखी वसूला, लेकिन उन्होंने कृषि के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किए। ठीक है। जबकि यूरोप में कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अपरिमित आर्थिक
विकास हो रहा था, मराठे के समय से काफी पीछे चले गए। सामाजिक कारण 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय समाज जो है जड़ता की स्थिति में पहुंच गई थी। जन सामान्य में उत्साह का सर्वथा क्या था? अभाव था। ठीक है। तो इस संदर्भ में देखेंगे क्या है। और अंग्रेजों की श्रेष्ठता तो थी, कुशल सैन्य प्रशासन थे, प्रशिक्षित थे, तर्कवाद थे, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए हुए थे, उनकी गुप्तचर व्यवस्था अच्छी थी, सैन्य व्यवस्था अच्छी थी, जिनके सामने जो है मराठे टिक न सके। इनकी डिप्लोमेटिक चाल को, कूटनीतिक शक्ति को या समझदारी को मराठे जो है समझने में असफल होते हैं। यही कारण होता है कि मराठा शक्ति का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो इसको मेंस में आप एस इट इज है, इसको आंसर को आप ऐसे दे सकते हैं। क्लियर चीजें। तो इस प्रकार जो है मराठा शक्ति का क्या होता है? पतन हो जाता है। ठीक है। तो मराठा साम्राज्य जहां शिवाजी के राज्य से प्रारंभ हुआ था, एक अपने चरम कोर्स पर पहुंचा, पेशवाओं ने भी इसको पहुंचाया। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद क्या हो रहा है? धीरे 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 पर उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। 1818 आते आते जो है यह जो है वो समाप्त हो जाता है। और वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाता है, ब्रिटिश प्रांत का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार मराठों का पतन हुआ। और मराठों के पतन के जो 7-8 कारण जो आपको बताए हैं, उसको आप मुख्य परीक्षाओं में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीलिम पॉइंट से भी। यह इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कुछ संधियां जो है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट है। कभी कॉलम मैच में जो है इस संधियों के नाम पूछ देते हैं, किसके साथ हुआ। तो सूरत की संधि को देखेंगे, रघुनाथ राव के साथ हुआ। पुरंदर की संधि जो है कलकत्ता काउंसिल के साथ पेशवा का हुआ। सलवाई की संधि जो है पेशवा का अंग्रेजों आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होता है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? देवराय की संधि भोसले के साथ। सूरज गुर्जी अर्जुनी गांव की संधि सिंधियाओं के साथ। राजपुर घाट की संधि किसके होती है? होलकरों के साथ होती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है। इस प्रकार आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, आप लोगों के कहने पर जो है मराठा उत्थान और पतन को मैं लेकर आया। और यह क्लास जो है आपकी प्री के एग्जाम से और मुख्य परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ से दूसरे मतलब एग्जाम पॉइंट से जो है मराठा शक्ति को समझने में, शिवाजी को समझने में और शिवाजी के बाद मराठों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसलिए आप एक दो बार जरूर वीडियो को देखते रहिएगा। और क्लियर चीज है ये। और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जब भी अब आप जो भी आपकी क्वेश्चन होगा या आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप टेक्स्ट इसको कीजिएगा, आप मैसेज में ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।